पगडंडियों के रास्ते में बिना गिरे चलती हर बार, कितनी मुसीबतें भी आए करती जाती है जो पार, कितना दर्द अकेला सहती खेतों में नित करती काम। तो वो कहानी थी सर की। उन्होंने कहा कि हम भी 4 दोस्त रहते थे, हमने उत्तरकाशी पढ़ाई की और हम क्या करते थे कि हम रात को, एक दोस्त था हमारा, वो पढ़ने नहीं देता था किसी को, वो पढ़ने नहीं देता था और जब हम सब सो जाते थे वो चुपके से उठ के पढ़ाई करता था 2 बजे के करीब। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, करे का मन का डार दे मन का फेर। 10-12 औरतें थे हम, तो हम बैठ रखे थे, तो हमारे ऊपर एकदम मतलब ज़्यादा दूरी नहीं थी, इतनी थी 2 कदम की दूरी पे भालू आ गए। नमस्कार, टुकटुकी आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं मोथरावाला में। मोथरावाला देहरादून के पास है, जहां पर सुसवा नदी बहती है। मैं मुलाकात कर रहा हूं श्रीमती ममता जोशी जी से। आप लेखवार गांव, जिला टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं। आपका मायका लेखवार गांव है। आप नवोदित रचनाकार हैं। आप कविताएं लिखते हैं, गीत लिखते हैं और अपने गीतों, अपनी रचनाओं के माध्यम से आप समाज के ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं। आप अपने गीतों के माध्यम से महिलाओं के संघर्ष को बयां करते हैं। आप गाँव की बात करते हैं। आप पलायन की पीड़ा को समझाने की कोशिश करते हैं। ममता जी, जो गीतों को लिखने का और गीतों को गाने का, गुनगुनाने का जो सफ़र शुरू हुआ, इसके बारे में जानना चाहेंगे। सर, मुझे लिखने का शौक़ तो पहले से ही था, पर ये नहीं पता था कि कविताएं भी लिख पाऊँगी कभी। लिखने का शौक़ जब मैं हाई स्कूल इंटर में थी तो तब कुछ ना कुछ लिखती रहती थी, पर ये नहीं था पता कि कविताएं तो लिख पाऊँगी। कोरोना काल शुरू हुआ, ये एक मेरे जीजा जी लगते हैं, आदरणीय संतोष ब्यास जी, उन्होंने कहा कि कविता लिखना शुरू कर। तो मैंने कहा कविता लिखना कोई सरल बात नहीं है, क्योंकि वास्तव में मुझे ये लगता था कि कवि सिर्फ वही है जो जयशंकर प्रसाद हुए, तो महादेवी वर्मा। तो ये नहीं था पता कि लिखना मतलब अगर मैं भी लिख पाऊँगी तो कवि बन जाऊँगी, तो ये सोच रखती थी। तो उसी समय मैंने भी, उन्होंने कहा, उनका एक शब्द निकला कि तू कर सकती है, और इतना ही मेरे लिए प्रेरणा बन गई और मैंने भी लिखना शुरू कर दिया। और लिखना शुरू किया तो लिखते लिखते मुझे खुद ही पता नहीं चला कि मैंने कितने लाइनों की कविता, वो अपना आप ही 24-30 लाइन की कविता बन गई। और मंच पे वो उस दिन जो टॉपिक था वो था बेटी की अभिलाषा, और उस पर लिखते लिखते मैंने 24-30, और वहाँ के नियम तो पढ़े नहीं कि नियम क्या लिख रखे। नियम था कि 20 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है। तो उस समय मंच पे था कि 1500 लोग वहाँ लिख रहे थे, उनमें से 5 लोगों की रचना बेस्ट होती थी, उन्हें प्रमाण पत्र देते थे। और दूसरे दिन ही सहानुभूति पे मुझे प्रमाण पत्र मिला, तो मुझे लगा मैं कवि बन गई दूसरे दिन, क्योंकि ये होता है। लेकिन अब धीरे धीरे मेरे अंदर इतना जुनून पैदा हो गया कि बच्चे सोए रहते थे और मुझे रात में भी नींद नहीं आती थी कि कल टॉपिक क्या होगा। मतलब विचार, वहीं जुनून बहुत बढ़ता गया और मैं सुबह 4-5 बजे उठ के लिखना शुरू कर देती थी। जब मुझे आता भी नहीं था तो उस समय मैं एक दिन में 4-5 कविताएँ लिखती थी मंचों के लिए। आपने कोरोना काल से रचनाएं शुरू की और व्यास जी ने आपसे कहा कि आप लिख सकते हैं, तो जो कवि आपके भीतर था वो जाग गया और उस कविता को आपने लिखना शुरू किया। एक रचना आपकी सुनना चाहेंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि आप बहुत सुंदर गाते भी हैं और अपनी रचनाओं को जब आप लयबद्ध करते हैं तो उसको सुनने का आनंद ही कुछ और होता है। तो सुनना चाहेंगे ममता जी आपसे आपकी एक रचना। मैंने जो मेरा साहित्यिक सफ़र है सर, तो वो कैसे हुआ, तो उस पर मैंने कि मैं कैसे, मेरा जो साहित्यिक नाम है स्नेहा है, ममता जोशी स्नेहा से मुझे जानते हैं। तो मैं स्नेहा कैसे बनी, इस पे मैंने 4 पंक्ति लिखी है। रचना पूरी लिख रखी, तो 4 पंक्ति रखूँगी आपके सामने। भाव आते रहे, शब्द लिखती गई, मन में था जो जुनून पूर्ण करती गई।
प्यार मिलता गया प्रेम लिखती गई, लिखते लिखते ही मैं स्नेहा बन गई। वेदना जब कहीं भी मुझे दिख गई, दिल में संवेदनाएं पनपने लगी। दर्द मेरी कलम भी उगलने लगी, भूखे प्यासों की पीड़ा स्वयं बन गई। लिखते लिखते ही मैं स्नेहा बन गई। बहुत सुंदर, लिखते लिखते ही मैं स्नेहा बन गई, और बहुत सुंदर गाते हैं आप। जब पढ़ाई कर रहे थे बचपन में तो क्या आपको लगता था कि मैं एक कवि बन जाऊंगी और रचनाकार बन जाऊंगी, मेरी लेखनी से गांव का दर्द लोगों के सामने आएगा, महिलाओं की बातें आएंगी, बच्चों की बात मैं करूंगी, अपनी हिमालय की बात करूंगी? कभी ऐसा सोचा था आपने? नहीं सर, ये तो मतलब कभी ये लगा ही नहीं था कि मैंने कभी बनूं, पर लेकिन मेरे अंदर मुझे लगता था कि मैं कुछ अलग करूं, क्योंकि जॉब तो सब करते हैं, पर मुझे पहले से ही मेरा मन बहुत अशांत रहता था जी। और मन में यही था कि मतलब करूं, एक बोझ बन के ही इस पृथ्वी पर ना रहूं, मतलब कुछ भी करूं पर कुछ अलग करूं। तो ये था। तो ये जब मैं स्कूल टाइम पे भी सबसे अलग ही थी, और घर में भी जब मैं पूजा करती थी शाम को, तो हमारे पड़ोसी सुनते थे और ज़ोर ज़ोर से करती थी पूजाएं, तो सब बोलते थे कि ये बहुत आगे बढ़ेगी। बहुत सुंदर। लोगों का आशीर्वाद, लोगों की दुआएं आपके साथ हमें हैं, से और गाते तो आप पहले से थे। हाँ, गाती थी। स्कूल में मैं हर पार्टिसिपेट हर चीज़ों में करती थी, पर मैंने कभी सॉन्ग और डांस भी नहीं किया, और नहीं था पता कि मैं इतना अच्छा गा भी पाऊंगी। हमेशा दब्बू जैसी रही, तो इसलिए गाया तो नहीं था, पर अंताक्षरी एक वगैरह। शर्मीली सी लड़की जो स्कूल में बच्चों के बीच जब आप जाते थे, अपनी बात कहने में आपको लगता था हिचक होती थी, लेकिन आज आप बड़े मंचों पर काम करते हैं, आप बड़े मंचों का संचालन करते हैं। कहाँ से इतनी ऊर्जा आती है, कैसे ये परिवर्तन आया, इसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। हाँ, ये तो खुद ही मुझे भी नहीं है सर पता, क्योंकि होता क्या है कि जब मैं 8th क्लास में थी तो वहाँ पे 12-14 गांव के एक ही इंटर कॉलेज था, इंटर कॉलेज कोटाल गांव, जहाँ मैंने इंटर तक की पढ़ाई की। तो वहाँ पे अब इतने मेधावी बच्चे होते थे कि हमारे तो कहीं नाम ही नहीं था कोई मुझे, और इतना बुद्धू भी नहीं थे, पढ़ने में अच्छे थे। इतने अच्छे होने के बावजूद भी 8th तक, 6 से 8 तक कहीं भी कोई मुझे नहीं जानता था कि ममता नाम की लड़की है। लेकिन 9th में एक कबीरदास के दोहे ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया है, क्योंकि कहते हैं कि एक शिक्षक ही होता है जो धरती से लेके आसमान तक बच्चों को पहुंचा सकता है, और आसमान से धरती पे भी एक शिक्षक ही बच्चे को ला सकते हैं। तो क्या हुआ कि पूरी क्लास हमारी जब क्लास पढ़ रही थी, तो उसमें हमारे आदरणीय राकेश पोखरियाल सर जो हिंदी के सबसे अच्छे टीचर है, मतलब उनका पढ़ाना एक एक शब्द ऐसा था कि किसी भी बुद्धू बच्चे को भी समझ में आ जाता था। तो उन्होंने एक कबीरदास का दोहा पूछा, किसी को उसका अर्थ नहीं आया, 2 पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, चारों के उत्तर मैंने दिए। तो उस दिन से उनकी नज़र हमेशा मेरे पे रहती थी। तो उस दिन से मुझे लगा कि मतलब कि किसी और को पूछे ना, मुझे पूछे। एक अंदर से ये था कि मतलब औरों को पूछे ना। और जब अंताक्षरी होती थी तो कबीरदास के दोहे में मैं हमेशा खड़ी उठती थी, तो हमारे प्रिंसिपल सर बोलते थे कि नीचे बैठ जाओ, आप ही बोलोगे, औरों को भी बोलने का मौका दो। तो फिर तो मैं मंचों पे ये लगा लो सर कि मैं +1 में थी, और +2 के बच्चे मेरे से बहुत वो करते थे कि हर चीज़ इससे पूछी जा रही। तो सारी चीज़ें जब हमारे स्कूल में कोई देखने वाले आते थे तो मुझे ही मंच पे खड़ा कर देते थे, क्योंकि एक तो मेरी आवाज़ इतनी ज़ोर से बोलती हूँ, तो बिना माइक के, जितनी लोगों की आवाज़ माइक पे नहीं आती थी उतनी मेरी आवाज़ बिना माइक के आती थी। तो सर मुझे ही मंच पे खड़ा कर देते थे प्रतिज्ञा के लिए। कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि कबीरदास जी के दोहे हाँ, और एक शिक्षक का प्रयास आपके जीवन में बदलाव लेकर आए वो पहले से ही है। कबीरदास जी के दोहे सुनाने की वजह से आपको स्कूल में कबीरदास भी कहा जाता था जी। कितना आनंद मिलता था जब बच्चे आपसे कहते थे कि कबीरदास जी आ रहे हैं।
तो उस समय तो बहुत, क्योंकि मेरी फ्रेंड मेरे साथ होती थी और फ्रेंडों के सामने तो उस समय, अब तो हमने जीवन में बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन उस समय चंचलता होती थी और लगता था कि मेरे फ्रेंडों के सामने मुझे बोल रहे थे मैं बहुत कुछ हो गई हूँ, मतलब बहुत हूँ, सबसे अलग हूँ। तो बच्चे दूर से मुझे देखते थे और दूर से बोलते थे, चिल्लाते थे, कबीरदास आ गए, कबीरदास आ गए। जैसे मैं सामने आते थे तो औरों को नहीं करते थे और मुझे दीदी प्रणाम करते थे। तो अंदर से बहुत खुशी होती थी कि चलो यार, मतलब ये तो नहीं था उस समय पता कि मैं कविता लिखूंगी तो कभी, पर इतना था कि चलो इस नाम से भी पुकार रहे। तो कबीरदास जी, उनके दोहे सुने जाते हैं और प्रासंगिक है आज के जीवन में। कबीरदास जी का कोई दोहा आपसे सुनना चाहेंगे? माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, करे का मन का डार दे, मन का फेर, कबीरा मन का फेर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। आप उनको गुनगुनाते हैं अक्सर? मैं हमेशा पहले से ही आदत थी और यहाँ अभी भी मैं क्योंकि कबीरदास के दोहे इतने सरल है कि उन्होंने जो भी दोहे लिखे उनका अर्थ एकदम साफ प्रकट हो जाता है। तो मैं जब ट्यूशन लेके जाती हूँ बच्चों को, तो मैं अपने गाड़ी भी चलाती हूँ तो गुनगुनाती हूँ। तो मेरी बेटी कहती कि मम्मी चुप रहो, लोग देख रहे मुझे पता ही नहीं चलता लोग मुझे देख रहे हैं या सुन रहे मेरी बातें। मैं अपनी मस्ती में, बच्चे पीछे रहते हैं और मैं गाते गाते कभी अपनी रचनाएं, कभी कबीरदास के दोहे गाती गाती चले जाती हूँ। और तो कितना आनंद मिलता है गीतों को गुनगुनाने में, रचनाओं को गुनगुनाने में, कितना आनंद मिलता है? आनंद तो बहुत है सर, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि चलो जब हम खुश हैं तो उस समय हमारा ध्यान कई तरफ है, खुशी से अलग अलग तरफ है। लेकिन जब हम दुख में होते, वेदना में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, तो उस समय हमारा एक ही ध्यान एक ही चीज़ पे केंद्रित होता है, अपने दुख पे। जिस चीज़ से हमें पीड़ा हो रही, दुख मिल रहा, उसी चीज़ पे ध्यान केंद्रित होता है। अगर उस समय जैसे लोक गायक है, उनके गीत है, लोकगीत है, जैसे आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी के बहुत वेदना में बहुत काम आते हैं, तो उसी समय हमने कोई ऐसी रचनाएं लिखी है, उस समय अगर ये रचनाएं पढ़े तो हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। आशा की ओर ले जाती हैं आपकी रचनाएं। एक रचना सुनना चाहेंगे आप? जी, तो मैंने जब 300 के करीब जब रचनाएं लिखे तो तब मुझे ध्यान आया कि मैंने सारी चीज़ों पे रचनाएं लिख दी है। प्रकृति पे लिख दी, पेड़ों पे लिख दी, और गाँव के पलायन पे लिख दिया, सब चीज़ों पे। फिर मुझे ध्यान आया कि जिस पे मुझे सबसे पहले लिखना चाहिए, मेरी अपनी मातृभूमि है, तो उस पे तो मैंने लिखी नहीं। तब मैंने एक रचनाएं अपने मायके पे लिखी, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। प्यारा लगता अपना मायका, पैनुली वंश में जन्मी हूँ, राजा के दीवान थे पूर्वज, लिखवार गाँव के बेटी हूँ। चौरे हमारी देव स्थली, सब देवों का आशीर्वाद, निकट बना है मंदिर प्यारा, इष्ट सदा ही आते याद। इस मिट्टी में जन्म लिया है अनेक क्रांतिकारियों ने, मातृभूमि पर सदा समर्पण जान दी वीर जवानों ने। लकड़ी घास को लेने जब भी जंगल जाती है बहू बेटी, रक्षा करने खड़ी वहाँ पर हमारे के मुंडा खाल की देवी। जो आपकी मायके की यादें जो आपके जहन में थी, वो आपने कविता के माध्यम से उसको सामने लाने की कोशिश की है। अभी हम बात कर रहे हैं श्रीमती ममता जोशी जी से। आप मोथरोवाला देहरादून में रहते हैं और आपका बचपन बीता है लेखवार गांव टिहरी गढ़वाल में। ममता जी रचनाएं लिखते हैं और ममता जी की कलम से कभी वेदना भी आती है, कभी खुशहाली की गीत भी आप गाते हैं, आप समृद्धि की बात भी करते हैं, आप गांव की बात करते हैं। अभी आप सुना रहे थे एक रचना जो आपके मायके
की बातों को रेखांकित करती है। बात बचपन की हो रही है, बचपन का कोई किस्सा याद आता है गांव से जुड़ा हुआ? हाँ जी, किस्सा तो बहुत रहे होंगे, रहते हैं बचपन के, क्योंकि बचपन तो बचपन ही होता है। बचपन और स्कूल टाइम तो कभी भूल ही नहीं पाता हाँ कोई हाँ भी, है ना? जी। और तो फिर ये ज़िम्मेदारी वाली बात हो जाती, लेकिन बचपन और स्कूल टाइम। तो एक बार की बात है, मेरी सगाई भी हो गई थी। जब मैं 19-20 साल की थी तो मेरी सगाई हो गई थी और मेरी मम्मी हैदराबाद चली गई थी। तो हमारे घर में एक भैंस थी। तो मैं औरों के साथ चले गई, गाँव वालों के साथ जंगल में। तो जंगल में क्या होता था कि सब बैठे रहते थे, थोड़ी देर बाद तक हम वहाँ पे बैठे रहते थे। उसके बाद उठना था, तब काटना था घास वगैरह जो भी होता, बाँझ बूँझ, और तब जाके घर आते थे। तो हम बैठे ही थे, बहुत 10-12 औरतें थे हम। तो हम बैठ रखे थे, तो हमारे ऊपर एकदम मतलब ज़्यादा दूरी नहीं थी, इतनी थी 2 कदम की दूरी पे भालू आ गए। तो जैसे भालू आया तो ये नहीं कि चुपचाप भाग जाएँ, और वहाँ औरतों में बहुत ही वो मच गया कोहराम। और उन्होंने मतलब, और मेरे क्या हुआ कि भागने के चक्कर से कोई इस तरफ भागा, कोई इस तरफ भागा, कोई बीच में, और मेरी तो चप्पलें भी छूट गई वहाँ, और रस्सी भी जिस पे लाना था घर वो भी छूट गई, और मेरे कांटे भी बहुत भयंकर चुभ गए। जब नंगे पाँव आए तो सारे जो भाभी लोग थे, चाची लोग थे, उन्होंने कहा कि सबके क्या करते हैं कि सबकी चुन्नी मिला के उस पे ले जा लेना अपना घर पे बांझ। और पर डर थी उस समय, बहुत डरते थे। आज तो देख रहे बच्चों के अंदर डर ही नहीं है, कोई संस्कारों में बहुत कमी आ रही है। तो उस समय जबकि मम्मी मेरी हैदराबाद में थी और 6 महीने बाद माँ ने घर आना था, तो मेरी शादी के लिए आई घर तब। तो माँ ने तब आना था, तो तब माँ को वही याद रहनी थी कि मतलब कि कहाँ गई वो रस्सी, पर डर था। तो हमने पूरे दिन भर वो घास घूस बांझ काटा, और उसके बाद मेरे दिमाग में वही कि चप्पल चाहे ना मिले पर रस्सी मिलनी चाहिए। तो मैं अकेले ही, सबने कहा कि नहीं वो भालू वहाँ होगा तो हमें खा लेगा। तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं आते भाई, साफ सीधी बात है। तो मैं अकेले ही, मतलब डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी मेरे अंदर, तो मैं अकेले ही चले गए। फिर लोगों ने कहा लोगों की बच्ची है, इसकी माँ भी नहीं है घर में, तो वो मेरे पीछे पीछे आए। तो रस्सी तो पाली मैंने, तब मैंने चप्पल नहीं ढूंढी। तो उस दिन मैं पूरे रास्ते, बहुत दूर था जंगल, तो वहाँ से मैं बिना चप्पल के आई। थोड़ा लोगों ने दी अपनी एक चप्पल, तो मतलब पूरे रास्ते उस दिन से मैंने जंगल में कदम नहीं रखा कि मैं जाऊंगी नहीं अब। अच्छा, ये घटना जो आप बता रहे हैं हाँ कि जी, रस्सी खो गई थी, रस्सी खो गई थी। तो उस रस्सी को ढूंढने के रस्सी को लिए ढूंढने के लिए तो मैं भालू के पास गई, पर चप्पल नहीं ढूंढी अपनी की, क्योंकि चप्पल तो तब तक रहनी नहीं थी। पर माँ की इतनी डार रही बचपन से कि आएगी घर बोलेगी रस्सी कहाँ खो दी। अरे वाह! बहुत डर। किस वर्ष की बात है? ये है 2006 की, 6-7 की, 7 अप्रैल में मेरी शादी हुई और जनवरी की ये बात थी। तो मुझे ये नहीं कि अब शादी होने वाली, पर मुझे रस्सी पे ध्यान था कि रस्सी नहीं खोनी चाहिए। तो और रस्सी को ढूंढने के लिए आप उस इलाके में चले गए जब भालू घूम रहे थे? हाँ, भालू घूम रहा था हमारे ऊपर। थोड़ी देर पहले, ये लगा लो कि 2-3 घंटे पहले हम वहाँ से भाग के आ गए थे, तो मेरी रस्सी छूट गई थी। और सबने कहा कि चुन्नी पे लेके, चुन्नी, सबकी चुन्नी जोड़ के आप उस पे ले जा लो, बांझ या घास जो भी है। पर लेकिन नहीं, दिमाग में था कि माँ डांटेगी जब आएगी घर, कहाँ खो दी वो रस्सी। तो ये एक डर की आप बात बता रहे हैं कि डरते बच्चे हैं। माता पिता से हाँ, कितना मतलब डरते ये हैं। देख, हालांकि माँ ये नहीं कहती, माँ कहती कि ठीक है खो गई तो कोई बात नहीं। माँ को तो याद भी नहीं रहना था। अब 4-5 महीने बाद माँ आई, फिर मेरी तो उस समय शादी के टाइम पे माँ आई, और शादी के बाद क्या बोलना था, तब तो मैं शादी करके किसी और घर में चले गई। पर लेकिन दिमाग में ये था कि आएगी, बोलेगी रस्सी कहाँ है, कहाँ खो दी। तो इतना डर नाम की जो चीज़ थी वो बहुत अच्छी थी। जो गांव का जीवन है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जंगल जाते थे, घास लेकर आते थे, और एक साथ जब महिलाएं आपस में बैठती थी, क्या बातें करती थी महिलाएं? बातें जब बैठ के बातें अपने बारे में करती थी कि वास्तव में संघर्ष बहुत करती थी गांव की औरतें। सुबह उठ के कितना काम करके तब वो जंगल जाती थी, दिन भर जंगल से, फिर बच्चों के बारे में, बस यही बातें होती थी। इन महिलाओं के पास तो बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी है, खेती बाड़ी की जिम्मेदारी भी है, पशुपालन की जिम्मेदारी भी है, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आपको लगता है कि महिलाएं अपने लिए कब समय निकालती हैं? नहीं निकाल पाते हो अपने लिए, तो कहीं है ही नहीं उनके पास। बचपन से यही सिखाया जाता है कि मतलब कि ससुराल जाना है,
शादी हो गई तो वो उसी को अपना पूरा धर्म मान लेती है कि मेरे बच्चे हैं, परिवार है, इनकी सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे हमने अच्छी परवरिश दे दी तो ये लायक बन गए, तो उसी में वो अपनी खुशी ढूंढती है, ना कि ये कि मेरे लिए अपने लिए कुछ और समय हो अलग, क्योंकि अपने लिए उनके पास टाइम ही कहाँ मिलता है। सुबह उठ के वो गाय भैंस की देखभाल, फिर सास ससुर, फिर खाना पीना नाश्ता, तब जाके वो जंगल जाती, जंगल जाके वो शाम को आती है, फिर गोबर निकालना, फिर रात का खाना, और तब बेचारी दिन भर की थकान, एकदम सुकून की नींद तो है उन्हें, ये नहीं है कि तनाव है कोई, क्योंकि वो बिल्कुल धर्म निभाती है, दिल से निभाती है अपना धर्म। और दिन भर जब लगे हुए काम पे तो नींद तो आएगी। आपने महिलाओं पर भी अपनी रचनाएं लिखी हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जीवन संघर्ष में है। महिलाओं पर आपकी एक रचना सुनना चाहिए। ये जो मेरी रचना है ये मैंने खासकर गांव की जो नारी है उन पे लिखी है, क्योंकि उन पे इसलिए अलग लिखी है, नारी तो सभी है और सबका संघर्ष अपनी तरफ से, चाहे कोई शहर में हो चाहे गांव में हो, तो संघर्ष अपना सबका है। कोई बाहर का कर रहे, कोई अंदर का कर रहे, कोई जंगल का कर रहे, लेकिन जो गांव की जो नारी है उनका संघर्ष बहुत अलग है, बहुत। उनका अगर संघर्ष देखे तो उनके पास खाने के लिए भी टाइम नहीं है, वो बिल्कुल भी खाते समय भी उनका ध्यान है कि खेत में ये होगा, ये करना था। तो उनके लिए जब मैंने बहुत नज़दीकी से देखा तो उन पे मैंने एक रचना लिखी है। पगडंडियों के रास्ते में बिना गिरे चलती हर बार, कितनी मुसीबतें भी आए करती जाती है जो पार, कितना दर्द अकेला सहती खेतों में नित करती काम, कांटे भी चुभ जाए पाँव पर फिर भी नहीं करती विश्राम, दिन की ओ शुरुआत करती गाय भैंस और बच्चों से, सास ससुर की सेवा करती, धर्म निभाती है दिल से, लकड़ी घास को लेने जब भी जंगल में वो जाती है, भिड़ जाए कोई जानवर तो काली वो बन जाती है, गंगा यमुना सी हर पल जो आगे बढ़ती जाती है, गौरा रामी तिल्लू जैसे संकल्प सदा ही निभाती है, धन्य हो मेरे गाँव की नारी, स्नेहा नमन तुम्हें करती, संस्कृति और संस्कारों की स्वाभिमान मन में भरती, स्वाभिमान मन में भरती। बहुत सुंदर नारी की जो बात है आपने अपनी रचना के माध्यम से रेखांकित किया है। बहुत सुंदर रचनाएं आप लिखते हैं। आप अभी मैंने सुना है कि आप मंचों का संचालन भी करते हैं डिजिटल पर, तो कैसे शुरुआत हुई इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। शुरुआत जब मंचों की हुई सर, तो मुझे सिर्फ 3 महीने हुए थे लिखते लिखते। जब मैंने सिर्फ इतनी कम, जब मैं आज लोगों को देख रही तो लोग 20 साल से लिख रहे हैं, 15 साल से लिख रहे हैं। तो जब मैंने कोरोना काल में सिर्फ मुझे 3 महीने हुए थे लिखते लिखते, तो एक दिन हमारा पेज का उद्घाटन था। हिंदी से सारे राज्य अपना एक पेज बना रहे थे, जैसे मध्य प्रदेश इकाई, बिहार इकाई, तो ऐसे बना रहे थे। तो हमने भी एक अपना पेज बनाया, तो वो था उत्तराखंड इकाई। तो वहाँ आदरणीय थपलियाल जी वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में थे। तो उन्होंने मेरी एक रचना देखी तो उन्हें बहुत पसंद आई। तो उन्होंने कहा ये नवोदित रचनाकार बहुत अच्छा लिख रही है। तो उनका पेज उस समय आवाज़ साहित्यिक संस्था मुन्नी की रेती, बहुत ही मतलब लोग उसे पेज को बहुत पसंद कर रहे थे। तो एक भाई है मेरा छोटा, उसने कहा दीदी एक दिन आप उस पेज पे आ जाओ। तो मैंने कहा वो तो बहुत बड़े लोग, मैं तो अभी लिखना शुरू कर रही हूँ। तो थपलियाल सर ने अपना आप ही मुझे 2-3 दिन में बोला कि एक दिन आप आ जाओ।
तो जब मैं उस पेज पे आई तो मेरा उस समय इतनी जानकारी भी नहीं थी, तो ना तो मुझे माइक भी मेरा बंद और मेरा कैमरा भी बंद, और मतलब वो खुला ही नहीं। और बेटा सब चीज़ जानता है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसे भी खोलना आया ही नहीं। वो दोनों चीज़ें बाधा बन गई है ना, क्योंकि जब भी कोई काम करो, महान काम करो, तो उसमें बाधाएं जरूर आएगी। आती। तो लेकिन हमें परखने के लिए भगवान ये सब करता है कि कितना कर सकते हो। तो उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, जनवरी में बहुत ही ज़्यादा तेज बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे हमारी गली के पीछे, घर के पीछे एक होटल था यहीं पे। तो होटल था, तो होटल में दो लड़के जिन्हें मैंने कभी देखा ही नहीं होगा। तो उस दिन क्या हुआ, मुझे तो मंच पे आना था कि लाइव कैसे आते हैं, मन में बहुत जुनून था। तो मैंने बजाया, बारिश हो रही थी बहुत तेज, मैंने उनका दरवाज़ा बजाया ऊपर से ही। तो उन्होंने आए बाहर, तो मैंने कहा सर भैया, मैंने कहा अपना फ़ोन देना, और फ़ोन दिया उन्होंने। मैंने थोड़ा देर जब तक लाइव आई, एक दो कविताएं बोली, फिर बारिश हो रही थी, वो इतनी देर रुक भी नहीं सकते थे, वो फ़ोन करते जा रहे कि मेरा फ़ोन दे दो। अब मैं फिर वो फ़ोन वापस दिया, फिर मैं पड़ोसी के यहाँ गई, तो पड़ोसी का फ़ोन लाया, तब जाके मैंने 5-6 रचनाएँ अपनी सुनाई। तो शुरुआत तो यहाँ से हुई। उसके बाद थपलियाल सर, जब आप कहाँ पर थे जब ये रचनाएं सुनाने का समय आया? मेरे यही घर पे ही था। अच्छा। लाइव आ रही थी मैं हाँ, यहाँ हाँ। से, और थपलियाल आपका सर थे। फोन काम नहीं कर रहा था? मेरा फ़ोन का माइक वगैरह, माइक और वो खुला ही नहीं, माइक कैमरा खुला ही नहीं। और फिर मैंने वहाँ से मांगा उनका, तो संचालन के लिए भी थपलियाल सर ने ही कहा। मैंने कहा इतने बड़े पेज पे कैसे आऊँ, तो उन्होंने एक दिन संचालन के लिए। तो उस दिन इतना खास नहीं था, क्योंकि शुरुआत थी मेरी। अब धीरे धीरे हमारा क्या हुआ कि हिंदी साहित्य भारतीय का विकास करना था, तो पूरे देश में इसका बहुत प्रचार किया हमने भी। तो मैं प्रताप नगर से वहाँ के अध्यक्ष थी हिंदी साहित्य भारती के, टीरी गढ़वाल से। तो फिर वहाँ पे मुझे बहुत मौका मिला, हम खुद सलाह देते थे सबको कि ये करो ये करो। तो उन्होंने कहा संचालन आप करोगे। तो एक बार किया संचालन, सबको बहुत पसंद आया। फिर तो मुझे लगा कि मुझे संचालन करना चाहिए, क्योंकि उसमें बोलने में भी थोड़ा सुधार आएगा। पहली बार हर चीज़ में सुधार नहीं आते, जब हम लिखते हैं तो इतना नहीं होता। तो पहली जब रचना लिखी तो उस समय तो मुझे लगा मैं कवि बन गई, लेकिन आज मुझे हर कविताओं में थोड़ा ना थोड़ा कमी अभी तक भी लगती है कि कहीं ना कहीं कमी है। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। और जब आप रचनाएं लिखते हैं तो आपको अपनी रचना में पता चल जाता है कि मैंने गलती कहाँ की है। और आगे जब आप रचना लिखते हैं तो उसमें कुछ सुधार करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं, और आपसे बातें करते हुए अच्छा लग रहा है, और आपकी रचनाएं सुनने में मुझे और भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं श्रीमती ममता जोशी जी, जिनका उपनाम स्नेहा है। और ममता जी बहुत अच्छा गाते हैं, और ममता जी की जो रचनाएं हैं वो पहाड़ की पीड़ा को भी रेखांकित करती हैं। आप अभी नारी पर एक कविता सुना रहे थे, कविता पाठ कर रहे थे। बहुत सुंदर शब्दों में आपने नारी की व्यथा को रेखांकित किया है। ममता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पढ़ाई के दौरान स्कूल कितना दूर था? सर हमारा जो स्कूल था तो वहाँ तो बहुत दूर दूर से लोग आते थे। ये लगा लो कि 7-8 किलोमीटर से लोग पैदल आते थे उस समय। तो कहीं चढ़ाई भी थी, हमारा तो इतना दूर नहीं था, पर था 2-3 किलोमीटर तो हमारा भी था। तो पर बहुत उस समय बहुत कठिनाई हमने झेली स्कूल टाइम पे, क्योंकि ये क्या होता था कि घर में माँ थी, तो बहनें भी थी, हमारी बहनें भी थी। तो घर में गाय भैंस जो भी है मतलब रहती थी, एक गाय एक भैंस और एक बैल भी होता था। तो हम क्या करते थे कि जिस समय लोग वहाँ से आ जाते थे रोडों पे, उस समय हम घासें काटते होते। उस समय और घास काट रहे होते, तब जल्दी जल्दी हमने वो लाना था घर में, तब तैयार होना था, फिर खाना खाना था। चुटिया भी एक हाथ से बांधते बांधते और खाना खाते खाते, ऊपर से चप्पलें पहन के आते थे, और चप्पलें भी कभी कोई निकलती रहती थी, टूटती रहती थी। अभी उस समय जूते कोई भी नहीं पहनते थे, चप्पलों में आते, किसी की चप्पलें टूट रखी, और बेल बज जाती थी। उस समय हम रोड पे होते थे, तो जहाँ हमें 40 मिनट लगते थे जाने में, वहाँ हम 10 मिनट में पहुँच जाते थे, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल सर बहुत ही सख्ताई करते थे।
उन्होंने कभी लड़की लड़कों में कोई फ़र्क नहीं किया और हमें सीधे इतनी मार पड़ती थी अगर हम टाइम पे ना पहुँचे तो इतना भागते थे कि कभी कभी तो हाथ पे चप्पल करके भी भागना पड़ता था। और उस समय तो जब स्कूल जाते थे उस समय तो इतना नहीं होता था, लेकिन जब घर जाने का जो शाम को टाइम होता था तो पसीना पसीना बहुत ज़्यादा होती थी, पर ध्यान कहाँ होता था कि अभी घर जाना हो, घास के लिए भी जाना है। ओह, तो बहुत मतलब था तो संघर्ष काफी संघर्ष है। संघर्ष है सर। और ये नहीं कि मैंने किया या तो सभी ने संघर्ष किया वहाँ पे, ऐसे नहीं है। मतलब बहुत संघर्ष के बाद हमने पढ़ाई भी की अपनी, उसके बावजूद भी हम पढ़ने में भी सही रहे, इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही अपनी क्लास में तो टॉप ही करा टॉप भी किया हमेशा। हाँ है। जी। और कबीरदास वाले जो वाक्य है उसने और आगे आपको और बढ़ाया। एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ कि शैतानी कर रहे थे तो सारे टीचर, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ने में सही थी तो मुझे टीचर सब बहुत अच्छा मानते थे। अगर मैं शैतानी कर भी रही होती तो टीचर देख के भी अनदेखा करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे क्लास के लड़के हम पे पत्थर फेंक रहे थे, और मैंने भी गलती से फेंक दिया और हमारे संस्कृत वाले सर ने देख लिया। गुस्सा तो उन्हें बहुत आया, पर फेंकने वाली मैं थी तो वो चुप हो गए तो उन्होंने पढ़ाते गए और एक ही शब्द बोला कि ममता रुक जा, बाद में देखता हूँ। इतना बोला कि ममता रुक, बाद में देखता हूँ। तो मैं भी बहुत डर गई कि सर ने कभी बोला नहीं, आज पहली बार इतनी बड़ी गलती हो गई। तो जब ख़त्म हो गए तब तक उनका गुस्सा भी शांत हो गया, सर का तो गुस्सा शांत हुआ। तो तब उन्होंने क्या किया, डांटने की बजाय न लड़कों को डांटा न हमें डांटा, और तब उन्होंने कहा कि एक कहानी सुनाना चाह रहा हूँ मैं। तो वो कहानी थी सर की, उन्होंने कहा कि हम भी 4 दोस्त रहते थे, हमने उत्तरकाशी पढ़ाई की और हम क्या करते थे कि हम रात को, एक दोस्त था हमारा वो पढ़ने नहीं देता था किसी को, वो पढ़ने नहीं देता था, और जब हम सब सो जाते थे वो चुपके से उठ के पढ़ाई करता था। 2 बजे के करीब पढ़ाई करता है, वो टॉप, हमेशा वो टॉप आता था। हम कहते थे कि पढ़ाई हमने की, थोड़ा बहुत हम तो करते, ये तो कभी पढ़ता ही नहीं, ये हमें भी पढ़ने नहीं देता था, तो मतलब ये टॉप आ कैसे रहा। अब हमने सलाह कर दी अपने में उन्होंने कि क्या करते, देखते हैं ये पढ़ता कैसा है। तो हम चुपचाप हमने सोने का नाटक किया। देखा जब उसने कि ये सो गए तो वो उठा, उसने अपनी किताब निकाली, तब हमने कहा कि रुक जा बेटा, ये तो ये ममता, मतलब ये उदाहरण दिया उन्होंने, सर ने सबको कि ये ममता यहाँ पे तो स्कूल पे तुम्हारा वो करती है कि ये बिना पढ़े ध्यान ना दे, क्योंकि ममता 2 बजे तक पढ़ती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। पर मैंने अपनी पढ़ाई के प्रति तो हमेशा रही सर, बहुत अच्छे उदाहरण के साथ उन्होंने बच्चों को समझा दिया। हाँ, मतलब ये नहीं कि गुस्सा करके, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि समझ में आएगा कि ममता टॉप इसलिए आती है कि यहाँ पे तो आपका ध्यान वो करती है कि पढ़ाई में ना हो, और घर में जाके ये 2 बजे रात तक पढ़ाई करती है। ममता जी, जब आप अपने गांव जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, क्या सोचते हैं अपने गांव के बारे में? सबसे पहले, क्योंकि सर हमारे घर में वैसे जो मेरा ससुराल है और जगह तो सारी जगह पलायन हो चुका है, बहुत हो गया, मतलब ये लगा लो कि जहाँ 100 परिवार है वहाँ 10 परिवार भी नहीं मिलेंगे। तो जो मेरा ससुराल है वहाँ पे सिर्फ 4-5 परिवार होंगे जो जिन्होंने पलायन कर दिया है, मतलब जो बिल्कुल ही नहीं रहते घर में, मतलब कभी कभी जाते हैं तो, और सारे सब लोग घर में हैं। ससुराल कहाँ बताया आपने? मेरा ससुराल लमगांव के जस्ट बगल में सुझड़ गांव में है। तो वहाँ पे जब मैं जाती मैं बहुत खुश, जब मैं देहरादून पहली बार आई तो मैं रोने लग गई कि मतलब कैसे रहूँगी यहाँ अंदर ही अंदर, ना यहाँ कोई दोस्त है ना कुछ है, क्योंकि गांव में तो आदत थी। तो धीरे धीरे अब आदत यहाँ की हो गई। अब मुझे भी जाना होता कभी, वैसे तो शादी हो गई तो हम हर चीज़ निभाते हैं, शादी में जब कोई मरता है तो वहाँ भी जाते हैं, पर लेकिन जो जाना होता है 1 महीने के लिए वो होता है जून में, छुट्टियों में होता है। तो जब जाती हूँ मैं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में होता है कि सबसे पहले तो जाऊँगी, जल्दी पहुँच जाऊँगी तो अपने रजाई बिस्तर सफाई करती हूँ, सबसे पहले तो मेरा काम होता है सफाई। और गाँव में जब मैं जाती हूँ तो सबको पता चल जाता है आने वाली बस, तो सबसे पहले सफाई कर देती हूँ, सफाई कि आ गई हो। मेरा आवाज़ ही लोग इतनी
तेज आवाज़ है कि लोगों को रोड पे ही पता चल जाता है ममता आ गई। ममता आ गई है। और दीदी लोग जो जेठानी लोग हैं हमारी बहुत अच्छे हैं, तो जेठानी लोग भी मुझे क्या कहते हैं कि चल काम मत करना हमारे साथ, गप्पे मारना। उन्हें भी मेरी गप्पे बातें बहुत पसंद आती। पुरानी बातों को याद करते हैं। हाँ मतलब वो हमेशा इतने, और एक सास है मेरी, अब तो गुजर गए हो, वो सास कहती कि सब चले जाते इस गांव से, ममता तू मत जाती यहाँ से। जब मैं देहरादून आई तो मैं जानबूझ के चिढ़ाती थी कि बुढ़ी बुढ़ड़ी आपने, मतलब जो सास जी को जानबूझ के मैं बोलती थी कि आपने मरना है और मुझे यहीं रख दे। ये था। ससुराल में भी बहुत, जैसे लोग कहते हैं कि मायके और ससुराल में फ़र्क करते हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। आज पहले तो क्या होता था क्या नहीं होता था, पर जो मेरा अनुभव है जब से मैं शादी हुई तो मुझे तो कहीं भी मतलब 1% भी ऐसा नहीं लगा कि मायके में हूँ मैं कि ससुराल में हूँ। गांव की कौन सी ऐसी बात है जो आपको याद आती है यहाँ शहर में? मुझे तो हर बात याद आती है, क्योंकि मैंने पूरा जीवन हमने वहीं पे काटे हैं, बचपन से लेकर, और ये लगा लो कि 25 साल की उम्र तक गांव में रही। तो 25 साल तक मुझे कभी कभी मेरा मन करता है कि मायके में जाऊं, ज़्यादा वहीं रही तो मायके में जाऊं, और जहाँ जहाँ हम घास काटने गए वहाँ घास काटने एक बार फिर से चले जाऊँ। जंगल में जाना, तो उस समय मैं अकेले जाती थी माँ को लेने, जब मेरी माँ जंगल में होती थी तो माँ जी को लेने जंगल जाना होता था अकेले। आज हम अपने गांव तक भी अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि पलायन लोगों ने इतना कर दिया कि वहाँ बंदरों का राज हो गया। और लोगों के मन में दहशत क्या है, पहले शेर अलग है, भालू की अलग है, ये तो हकीकत है। और लोग भूत भी बोल रहे, भूत होते नहीं होते, इन चीज़ों पे तो मैं विश्वास नहीं करती हूँ, पर लेकिन लोगों के दिमाग में यही डर बैठ गया, साइकोलॉजी उनकी। एक्चुअली होता क्या है कि जब गांव खाली हो जाते हैं, घर खाली हो जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये भूतहा बन गया है। हाँ बस। अभी आपसे बात कर रहे हैं, गांव की बात हो रही है, खेतों की बात हो रही है, समृद्धि की बात हो रही है, शहर की बात भी हो रही है। ममता जी, आपने मायके पर रचना की है, माँ पर भी कुछ लिखा है। हाँ जी, क्योंकि सर ये है कि माँ तो ज़रूरी है, क्योंकि हमारी चाहे धरती माँ हो या गाय को बचाने के लिए आज कितना आंदोलन लोग कर रहे हैं, तो गाय भी हमारी माता है, ये धरती हमारी माता है, भारत माता है, और अपनी जन्म देने वाली माता है ना। उसका कर्जा तो कोई कभी चुका ही नहीं सकता है। तो उस पर मैंने एक रचना लिखी है, गीत लिखा है, तो एक बंद रखती हूँ आपके सामने जी। माँ तुम्हारे रूप को मैं क्या भला लिखूं, माँ तुम्हारे रूप को मैं क्या भला लिखूं, माँ तुमने मुझको रचा तुमको क्या लिखूं, माँ तुमने मुझको रचा तुमको क्या लिखूं, रचते ही तुमने मुझको अपना रूप गंवाया, रचते ही तुमने मुझको अपना रूप गंवाया, आते ही मुझको पहले हृदय से लगाया, जीवन मिला है तुमसे माँ तो जन्मदा लिखूं, माँ तुमने मुझको रचा तुमको क्या लिखूं, माँ तुमने मुझको रचा तुमको क्या लिखूं। बहुत सुंदर। और माँ पर कविता भावुक कर जाती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है, और माँ ने जीवन दिया है और माँ ने परवरिश की है। बहुत सुंदर रचना है आपकी, और सुनते सुनते तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं खो जाता हूँ, आपकी रचनाओं में खो जाता हूँ। रचनाएं लिखने के लिए जो विषय है उनका चयन कैसे करते हैं? कैसे आप कि आज मुझे कलम इस विषय पर चलानी है, कैसे होता है चयन? होता ये है सर कि पहले मैं बहुत सोचती हूँ, जब मेरा दिमाग अंदर काम नहीं करता फिर मैं छत में चले जाती, छत में जाती हूँ तो आसपास बहुत खुला लगता है, तो मुझे लगता है इस पे विषय तो मैं चयन कर लेती कि ये सही रहेगा। तो 3-4 मन में तो थोड़ा मेरे अंदर चंचलता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है अभी भी। जैसे मैं लिखने वाली तो लिखना होता है कि बिल्कुल शांत वातावरण, तो मेरा जो दिमाग है ये चंचलता है, तो ये क्या करती, जैसे मैंने 4 लाइन आज माँ पे लिख दी, मैं छोड़ देती हूँ, जी। छोड़ देती हूँ। अच्छा। फिर मैं लिख देती विरासत के पुष्प,
जी। ठीक है, उस पे लिख दिया मैंने 4 लाइन, वो भी मुझे नहीं लगता सही, फिर मैं दूसरे लिख देती हूँ। अच्छा। तब मुझे लगता है कि यार इससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है शब्द भी नहीं मिलते हैं, अगर हमने ये छोड़ दिया लय भी टूट जाती है। जी। फिर मैं कहती हूँ नहीं ये गलत है, फिर मैं क्या करती हूँ, तब जाके मैं एक एक रचनाएँ ऐसे लिखती हूँ। आपने 300 से ज़्यादा रचनाएं लिखी हैं। हाँ जी, इनको किताब की शक्ल दी है। हाँ जी। मैंने किताब लिख रहे हैं। किताब 5 तो मेरी काव्य साझा संग्रह छप चुका है। अरे वाह। हाँ जी, और एक अपनी अभी पर्सनल जो बुक है वो दे रखी ऋषिकेश काव्यांश प्रकाशक में जी। और टाइपिंग चल रही है जी। और बहुत जल्दी नवंबर तक मेरे हाथ में होगी। पहाड़ों की पगडंडी, पहाड़ों की पगडंडियाँ बुक का नाम। आपने पगडंडियाँ तो खूब नापी हैं। हाँ जी, खूब चले हैं पगडंडियों बहुत पर। चले, उसमें मेरी एक रचनाएं भी लिख रही थी। याद आती है वो पहाड़ की पगडंडियाँ? बहुत आते सर, हमने जीवन भर वही देखा, उन्हीं पगडंडियों पे चलते चलते। लोग तो इन रास्तों पे भी गिर रहे, लेकिन हम तो पगडंडियों पे भी नहीं गिरे, क्योंकि हमें तो एक आदत बन गई थी। अब ऊपर नीचे चढ़ाइयों पे, कच्चे रास्तों पे दौड़ते दौड़ते चले जाना। दौड़ते दौड़ते, बहुत दौड़ते और दौड़ते। चढ़ाई देखकर तो कई बार पहाड़ में जब मैं जाता हूँ तो चढ़ाई देखकर तो मैं घबरा जाता हूँ कि कैसे चढ़ूंगा। तो हमने उन पहाड़ों से घास काट के लाया। बिल्कुल, भले मेरा इतना है कि पेड़ों पे नहीं चढ़ पाती हूँ, नहीं चढ़ पाती मैं, पर लेकिन पहाड़ों पे चढ़ना ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं ममता जोशी स्नेहा जी से। ममता जी पगडंडियों की बात कर रही हैं। पगडंडी जो है वो रास्ते हैं जो गांव को शहर से जोड़ते हैं, गांव को दुनिया से जोड़ती हैं। और पगडंडियाँ जो मुझे जहाँ तक जानकारी है, पगडंडियाँ पैरों के निशान से बनी हैं। आवागमन होता है और वो रास्ते जिनको हम पगडंडी कहते हैं वो हमारे गांव को शहर से जोड़ते हैं, हमारे गांव को दुनिया से जोड़ते हैं। पगडंडी पर भी आपने एक कविता लिखी है, सुनना चाहिए। जी। गिर कर उठना कभी न सीखा, होती जिनमें जान नहीं, पगडंडियों के पथ पर चलना इतना भी आसान नहीं, तन मन अपना किया समर्पण पगडंडियों की राहों पर, पीछे कभी न हटना सीखा, पड़े है छाले पाँवों पर, गिर के फिर से संभल के उठना इतना भी आसान नहीं, पगडंडियों के पथ पर चलना इतना भी आसान नहीं, धुंध भरे इन पथ पर चलना धुंधला सा मुझको दिखता, बड़ी जो आगे नन्हा सा एक हंसता हुआ कुसुम दिखता, गहराई को समझ गई मैं थकने में कोई शान नहीं, पगडंडियों के पथ पर चलना इतना भी आसान नहीं, मुश्किल को स्वीकार करे जो पथ पर चलता रहता है, दिखती निकट है मंजिल उसको ख्वाबों में नहीं रहता है, संघर्षों को सहना पड़ता यूं ही बने महान नहीं, पगडंडियों के पथ पर चलना इतना भी आसान नहीं, जीवन की पगडंडी पर भी बाधाओं की कमी नहीं, हर एक बाधा को कम देखा मंजिल की भी कमी नहीं, अगम्य को स्वीकार करे ना ओ भी कोई इंसान नहीं, पगडंडियों के पथ पर चलना इतना भी आसान नहीं, पगडंडियों के पथ पर चलना इतना भी आसान नहीं। बहुत सुंदर और बड़े सहज तरीके से आप गाते हैं। अभी हम बात कर रहे थे श्रीमती ममता जोशी जी से, जिनका उपनाम स्नेहा है। आपके 5 साझा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और एक किताब की प्रकाशन की तैयारी चल रही है। आपको अग्रिम बधाइयाँ। आप बहुत सुंदर लिखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कविताओं में, आपकी रचनाओं में पीड़ा भी है और खुशहाली की गाथा भी है।
आप चाहते हैं कि आप अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को निराशा से आशा की ओर ले जाएं, उनको खुश देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर चेहरे पर खुशी आए, आप इसलिए अपनी कविताओं को लिखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने हमें बताई है कि कोरोना के समय से आपने लिखना शुरू किया। गुनगुनाते तो आप पहले से थे, गीत आप पहले से गाते थे, पर लिखना आपने कोरोना के समय से किया है। हमारी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि आप लिखते रहें, लिखते रहें, लिखते रहें। तो अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। ममता जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत सारा आभार, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।